चलिए जी, चैप्टर नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें थियोरेटिकली हैं, तो नोट्स जो मैंने आपको भेजे हैं मैं लिखवा कुछ नहीं रहा हूँ आप समझिएगा। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। When light of suitable frequency illuminates a metal surface, electrons are emitted from the metal surface. This phenomena is called photoelectric effect. तो हम ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास मेटल सरफेस है, उस मेटल सरफेस पर अगर लाइट स्ट्राइक करती है, वो लाइट स्ट्राइक करती है तो वो जगमगाने लगता है, इल्यूमिनेट हो जाता है ना। इल्यूमिनेट का मतलब उसका किसी भी चीज़ का जगमगाना, वो चमकने लगता है। अच्छा, तो इसमें है when light of suitable frequency illuminates a metal surface, electrons are emitted from the metal surface. तो अगर मान लीजिए हम लाइट ऐसे ही स्ट्राइक करवा रहे हैं किसी मेटल सरफेस पर, तो वो मेटल सरफेस जगमगाएगी, लेकिन हमने क्या करा कि उसकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी और बढ़ा दी और बढ़ा दी, उसकी लाइट की ना फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब क्या है कि एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स एमिट कर रही हैं, मतलब स्ट्राइक कर रही हैं उस पर, हमने वो बढ़ा दिया, एक सेकंड में कितनी वेव्स ट्रैवल कर रही हैं। तो अगर हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, क्या होता है कि वो जो मेटल सरफेस है, उस मेटल सरफेस में से ना इलेक्ट्रॉन्स टूट कर बाहर निकलने लगते हैं क्योंकि मेटल है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही होते हैं। भाई मेटल्स क्या बनाते हैं, कैटायंस बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स नहीं होते। जितने भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, कैटायंस होते हैं। तो अगर कोई सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट स्ट्राइक करेगी मेटल सरफेस पर, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स टूट कर बाहर निकलेंगे। अच्छा इसी फिनोमिना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का टूटकर बाहर निकलना, तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स एक निकला, दो निकला, तीन निकला, जैसे इलेक्ट्रॉन्स एक के पीछे एक, एक के पीछे एक निकलने शुरू हुए, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोल देते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकल रहे हैं, ये लाइट की वजह से निकल रहे हैं। लाइट उस पर स्ट्राइक कर रही है मेटल सरफेस पर, तो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो लाइट को ही हम फोटो बोलते हैं, सुना होगा फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इसी वजह से जो ये इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक। फिर इसके बारे में हर्ट्ज, लेनार्ड, हॉलवॉच, ये तीन साइंटिस्ट थे। इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या क्या ऑब्जर्व करा वो है, ठीक। तो सबसे पहले देखेंगे हर्ट्ज ऑब्जर्वेशंस। हर्ट्ज फाउंड दैट हाई वोल्टेज स्पार्क्स पास्ड अक्रॉस द मेटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द डिटेक्टर लूप more easily. Hertz found that high voltage sparks passed across the metal electrodes of the detector loop more easily when the cathode was illuminated by ultraviolet light from an arc lamp. ये हर्ट ने ये देखा था कि अगर स्पार्क्स जो हैं किसी भी अगर मेटल इलेक्ट्रोड्स में से स्पार्क्स निकल रहे हैं, तो वो स्पार्क्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ढंग से आप ऑब्जर्व कर पाएंगे उनको, अगर लाइट आप अल्ट्रावायलेट लेंगे। अल्ट्रावायलेट लाइट का मतलब क्या है कि उस लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप एक हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट लेंगे, तो जो स्पार्क्स जनरेट होंगे मेटल इलेक्ट्रोड में से, उसको आप देख पाएंगे, नहीं तो जनरली दिखाई नहीं देगा। फॉर एग्जांपल जैसे मेटल इलेक्ट्रोड्स है, मेटल इलेक्ट्रोड्स क्या बैटरी है, तो बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, तो उसमें से पॉजिटिव में से जब करंट फ्लो होता है तो क्या आपको दिखाई देता है, ये जा रहा वो निकला उधर पहुंच गया नेगेटिव के पास, वो दिखाई नहीं देता। तो हर्ट्ज ने ये ऑब्जर्व करा था कि अगर अल्ट्रावायलेट लाइट स्ट्राइक करवाई जाए मेटल इलेक्ट्रोड पर, तो वो जो स्पार्कलिंग हमको दिखाई देती है उसमें, तो वो जो स्पार्कलिंग है, उस स्पार्कलिंग को ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो ये हर्ट्ज ने सबसे पहले ऑब्जर्व करा था, कोई वो नहीं है कि इसने कुछ इन्वेंट कर दिया या कुछ डिस्कवर कर दिया, तो ये उसने ऑब्जर्व करा था, उसकी ऑब्जर्वेशन थी। The ultraviolet light falling on the metal surface caused the emission of negatively charged particles, which are known as electrons, into the surrounding space and hence enhanced the high voltage sparks. तो जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए तो उन्होंने क्या करा कि हाई वोल्टेज स्पार्क्स को और एनहेंस कर दिया, और ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन था। अब ये देख लीजिए, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन आया, उसमें आप एक डायग्राम बना दीजिएगा, ये डायग्राम है।
बहुत सारी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स लगी हुई हैं। पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स मतलब जब इनको कंबाइन करते हैं यही सेल्स कहलाते हैं, तो ये बैटरी बन गई। तो इस बैटरी में ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं? कैथोड। कैथोड को हमने सी से रिप्रेजेंट कर दिया। पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं? एनोड। एनोड को हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया। और फिर हमने ये बोला कि ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये दोनों की दोनों कोई बैटरी की प्लेट्स नहीं है। हमने कहा नॉर्मली मेटल प्लेट्स हैं, किसी भी मेटल की प्लेट्स हो सकती हैं। ठीक, अब क्या करा, इसको ऐसे किसी भी बॉक्स के अंदर ऐसे अनबॉक्स कर दिया या कोई ग्लास का चैम्बर बना दिया इस तरीके से। हमने क्या करा कि यहाँ पर लाइट स्ट्राइक करवाई बाहर से, ठीक है, यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी सूटेबल है। उसकी फ्रीक्वेंसी पर जो है इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मेटल में से टूट टूट कर बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, तो अब ये ग्लास का बनाया गया, तो ये देखा गया कि भाई ग्लास तो हीटअप हो जाता है एक लेवल के बाद में, तो ग्लास का बनाना ठीक नहीं है। तो एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसका टेम्परेचर से कोई लेना देना ना हो, टेम्परेचर से कोई फर्क ना पड़े उसकी एफिशिएंसी। सर ग्लास का क्या बनाया? ये तो फिर हटाकर हमने ग्लास का ना बनाकर इसको फिर क्वार्ट्ज फाइबर का बना दिया। ये ग्लास जो है वो एक लिमिट के बाद अल्ट्रावायलेट लाइट से हीटअप होने लगता है। ठीक है, तो उससे किसी अलग तरीके का रिएक्शन होने के चांसेस थे, तो ग्लास हटाकर क्वार्ट्ज फाइबर उसने यूज़ करा। तो क्वार्ट्ज फाइबर वो होता है जिसका टॉर्शनल कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब सदियों तक भी घड़ी चलती रहती है, तो घड़ी का जो वो जिस पर वो घूमता है वो ख़राब नहीं होता, तो वो क्वार्ट्ज का बनाया होता है। ठीक है ना, जिस पर घड़ी की नीडल घूमती है तो वो घिस भी तो जाना चाहिए वही नीडल बार 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 बार। अब जैसे मान लीजिए सेकंड की नीडल है, तो सेकंड की नीडल, अब नीडल ऐसे खड़ी हुई है तो नीडल तो ऐसे, अगर वो स्मूथ हो तो ऐसे स्लिप करके सीधे सीधा नीचे गिर जानी चाहिए, लेकिन टिक 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 ऐसे करती है। तो वो जिस चीज़ पर घूमती है ना, वो जिस चीज़ पर घूमती है वो क्वार्ट्ज का बना रहता है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को अगर लगातार यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप साइकिल चलाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आदत है साइकिल चलाने की, तो आपने नई साइकिल ली तो आपने देखा कि उसके जो रबर पैड है वो बड़े अच्छे हैं, जिस पर आप पैर रखकर चलाते हैं उसको, है ना, जो पेडल के ऊपर जो रबर पैड लगे रहते हैं। फिर आपने 1 साल बाद नोटिस करा, 2 साल बाद नोटिस करा, तो कुछ सालों बाद आप देखते हैं कि वो जो पैड्स हैं, आप लगातार आपका पैर टच होने से वो घिस जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो मशीनरी के साथ भी होता है, मशीनरी भी घिसती है, भाई घड़ियाँ क्यों नहीं घिसती? तो आप ये देखेंगे कि क्वार्ट्ज का जो फाइबर होता है बड़ा महंगा आता है, तो क्वार्ट्ज की जो मशीनरी है वो बड़ी मुश्किल से ख़राब होती है। आपने कई कार्स के बारे में सुना होगा, करोड़ों करोड़ों रुपए की कार्स होती हैं। ठीक है, तो उनके जो इंजन्स हैं ना, वो इंजन भी क्वार्ट्ज से ही बनते हैं, क्योंकि इंजन में लगातार क्या होता है, पिस्टन का मूवमेंट होता रहता है। तो पिस्टन के मूवमेंट से जो इंजन है, वो इंजन के पार्ट्स धीरे 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 घिसते हैं, वो थोड़ा लंबे टाइम तक चले, वो थोड़ा ना घिसें या कम घिसें, तो उसके लिए क्या करा जाता है, उसको उसके अंदर लुब्रिकेंट ऑयल जो है वो डाला जाता है, इंजन ऑयल जिसको बोल देते हैं। तो वो जो कार्स होती हैं बहुत महंगी महंगी, तो वो महंगी सिर्फ इस वजह से नहीं होती कि उसका कोई ब्रांड नेम है तो वो 50 करोड़ की हो गई या 40 करोड़ की हो गई, वो ऐसा नहीं है। उनको 20, 25 या 30 मंजिल से ऊपर से गिरा दिया जाता है। जो उनके क्रैश टेस्ट होते हैं इस तरीके से होते हैं, गिरा दिया जाता है और देखते हैं कि भाई अंदर जो डमीज बैठे हुए हैं उन पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो वो सेफेस्ट कार्स होती हैं, बहुत ज़्यादा सेफ कार्स होती हैं। तो उनके जो इंजन हैं वो इंजन भी, मतलब अब होता है ना कि भाई ये जॉर्ज बुश के दादा की गाड़ी थी, फिर उसके पापा की गाड़ी हुई, फिर अब वो चलाता है, अब उसके बच्चे चलाते हैं, अब उसके बच्चों के बच्चे चलाते हैं, तो ये 100 साल से चली आ रही है या 50 साल से चली आ रही है ये गाड़ी। ठीक, तो उनमें क्या होता है कि उनके जो इंजन हैं वो इंजन इस फाइबर से बनाए जाते हैं। नॉर्मली जो हम देखते हैं वो एल्यूमिनियम या कास्ट आयरन से बनाते हैं, तो उससे ना बनाकर वो क्वार्ट्ज फाइबर से बनाए जाते हैं। तो घड़ियाँ इसी तरह से आपने देखे होंगे, क्लॉक टावर, हर बड़े बड़े शहर में क्लॉक टावर, घंटाघर सुना होगा आपने, गाजियाबाद में भी है। भाई वहाँ की घड़ी क्यों नहीं ख़राब होती? ठीक है, वो इसीलिए ख़राब नहीं होती कि वो उसी चीज़ से बनाई जाती है। भाई टिक टिक टिक, तो कोई चीज़ है ना जो बार बार उसको रोक रही है, एक जरा सा खिसक के आती है, तो वो क्वार्ट्ज से बनाया जाता है। चलिए जी, तो क्वार्ट्ज फाइबर बड़ा काम की चीज़ होती है। अच्छा जी, अब अल्ट्रावायलेट लाइट इस पर डाली, तो अल्ट्रावायलेट लाइट डाली तो यहाँ से ये जो है, यहाँ से टूट टूट कर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और काम भागेंगे इधर इधर और इधर। ठीक है, हम अल्ट्रावायलेट लाइट स्ट्राइक कहाँ पर करवाएंगे? हम उसी पर करवाएंगे जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को आपने लूजन अप तो करवा दिया, लाइट उस पर स्ट्राइक कराकर हाई फ्रीक्वेंसी की, तो भागेंगे कैसे? भागेंगे तभी तो जब कोई नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करे, चल भाई चल निकल, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, इसलिए। तो ये एक ऑब्जर्वेशन था हर्ट्ज ने
ऑब्जर्व करा इसको। सर ये एयर के थ्रू करंट ट्रांसफर हो गया। क्या क्या? एयर के थ्रू करंट ट्रांसफर हो गया। हाँ, एयर के थ्रू, एयर में जाएगा करंट। बट सर ये हमेशा तो नहीं होता ना यार, जैसे हमेशा नहीं, वो सूटेबल फ्रीक्वेंसी, कभी कभी होगा। सूटेबल फ्रीक्वेंसी के लाइट। इसीलिए आप जरा साइंटिस्ट का नाम देख लो, क्या है? हर्ट्ज। हर्ट्ज कौन है? वही जिसने बताया था कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है, तभी उसने फ्रीक्वेंसी यूनिट का नाम हर्ट्ज रख दिया था। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। हॉल वॉच एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन। तो हॉल वॉच और लेनार्ड दोनों ने कलेक्टिवली एक एक्सपेरिमेंट करा था। या तो हर्ट्ज का पूछ लिया जाता है या फिर हॉल वॉच एंड लेनार्ड का पूछ लिया जाता है। तो हॉल वॉच वाले को देखते हैं। हॉल वॉच कनेक्टेड अ जिंक प्लेट टू एन इलेक्ट्रोस्कोप। हॉल वॉच ने क्या करा, एक जिंक प्लेट को इलेक्ट्रोस्कोप के साथ में कनेक्ट कर दिया। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप जो कि छोटी से छोटी चीज को भी बहुत अच्छे से देख पाता है। He allowed ultraviolet light to fall on a zinc plate। अब उसने क्या करा, अल्ट्रावायलेट लाइट को जिंक प्लेट पर स्ट्राइक करवा दिया। ठीक, जैसे यहाँ पर कर रहे हैं, तो जिंक प्लेट पर स्ट्राइक करवा दिया। He observed that the zinc plate become, 3 ऑब्जर्वेशन थी उसकी। फर्स्ट है अनचार्ज इफ इनिशियली नेगेटिवली चार्ज। तो अगर वो इनिशियली नेगेटिवली चार्ज थी तो अनचार्ज हो जाएगी। समझ में आ रहा होगा कैसे? लाइट स्ट्राइक कराई, अगर इनिशियली नेगेटिवली चार्ज थी, नेगेटिवली चार्ज यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए थे। इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे, मेजॉरिटी में होंगे, तो वो नेगेटिवली चार्ज कहलाएगी वो चीज़। तो उस पर लाइट ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया वहाँ से, तो वो अनचार्ज कर देगा उसको। ये हॉल वॉच और लेनार्ड ने ऑब्जर्व करा। पहली ऑब्जर्वेशन कि अगर वो इनिशियली नेगेटिवली चार्ज है तो लाइट स्ट्राइक करने के बाद में उसमें से इलेक्ट्रॉन्स टूट टूट कर निकलेंगे तो वो अनचार्ज हो जाएगा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन उसका क्या था, पॉजिटिवली चार्ज इफ इनिशियली अनचार्ज। अगर इनिशियली अनचार्ज है यानी कि उस पर कोई चार्ज की कोई वैल्यू नहीं है, न्यूट्रल है, तो फिर वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज? भाई इलेक्ट्रॉन्स ही तो निकले उसमें से। इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद में प्रोटॉन्स थोड़ी निकले, तो प्रोटॉन्स तो मेजॉरिटी में आ गए, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ऐसे ही होता है, जैसे सबसे छोटा एग्जाम्पल मैग्नीशियम ले लो। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12 होता है एटॉमिक नंबर। तो 12 का मतलब क्या है, 2, 8 और 10। तो पहला शेल फिल्ड अप, दूसरा शेल फिल्ड अप, तीसरे शेल में 2, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब उसने 2 इलेक्ट्रॉन तो दे दिए, तो इलेक्ट्रॉन तो रह गए 10, और प्रोटॉन कितने हैं उसके एटॉमिक नंबर के बराबर, 12 के बराबर। तो प्रोटॉन 12 हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स वो दे चुका है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, 10। तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स से 2 ज़्यादा है, इसीलिए हम ये बोल देते हैं मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+ है। ठीक है, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट होता है। इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो प्रोटॉन्स ऑटोमेटिकली मेजॉरिटी में आ जाएंगे, और जब वो मेजॉरिटी में आ जाएंगे तो हम उसको बोल देंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। पहला ऑब्जर्वेशन कि इनिशियली नेगेटिवली चार्ज था तो अनचार्ज हो जाएगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन इनिशियली अनचार्ज था तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तीसरा ऑब्जर्वेशन मोर पॉजिटिवली चार्ज इफ इनिशियली पॉजिटिवली चार्ज। अगर इनिशियली वो पहले से पॉजिटिवली चार्ज था तो पॉजिटिवली चार्ज वो था कैसे, वो था ऐसे कि पहले से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है। ठीक है, तो पहले से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, तो अब क्या हुआ, और इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए तो और ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन थी इनकी। आगे देखिए इन्होंने क्या बोला, फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस ही कंक्लूडेड that some negatively charged particles were emitted by the zinc plate when exposed to ultraviolet light। तो ये समझ में आ रहा है कि कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिंक प्लेट ने जो है वो एमिट करे थे। ठीक है, तो सर जब बादलों में बिजली गिरती है, हाँ, ऐसा तो नहीं है कि सूरज से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, बादलों में पड़ रही है अल्ट्रावायलेट रेज। यार इस पर ना पता है क्या हो रहा है, इस पर बहस छिड़ी हुई है आजकल बहुत भयंकर वाली। हाँ, इस पर बहुत भयंकर वाली बहस ये छिड़ी हुई है कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है ये चीज़, कि ये बोल दिया गया, आपने नोटिस करा होगा, पता नहीं नोटिस करा होगा या नहीं, एक ना विटामिन D3 के कैप्सूल्स आते हैं छोटे छोटे, विटामिन D के कैप्सूल्स आते हैं। ठीक है, पाउच आते हैं छोटे छोटे, उसको कभी डॉक्टर्स बोल देते हैं महीने में 1 बार खाना है, कभी डॉक्टर बोल देते हैं कि वीक में 1 बार खाना है। ठीक है, तो इस पर बहुत तगड़ी बहस छिड़ी हुई है, मैं यूट्यूब पर भी देख चुका हूँ और पेपर में भी आ चुकी है ये चीज़, कि आज से 20-25 साल पहले ये लगातार कहा गया कि जो सनलाइट है, सनलाइट में मत घूमो, सनलाइट में मत घूमो। हाँ, अर्ली मॉर्निंग में आप सनलाइट में घूम सकते हैं, लेकिन बाद में उसमें अल्ट्रावायलेट लाइट जो है, अल्ट्रावायलेट लाइट आती है। अब बहस छिड़ी हुई है इस बात की कि अल्ट्रावायलेट लाइट इसमें होती ही नहीं, तुमने कौन सी सनलाइट इकट्ठा करके चेक करी है। तो ये कहा जा रहा है कि ये जानबूझकर करा गया है, ये काम, समझ रहे हैं, ये काम जानबूझकर करा गया है, मतलब ये एक कॉन्स्पिरेसी है। सर बट तो इस पर बहस छिड़ी हुई है। प्रिज्म के थ्रू सर कॉन्स्पिरेसीज तो बहुत सारी बनती रहती हैं, बहुत सारी बनती रहती हैं। तो रियल यही है कि, और मुझे भी खुद भी याद है कि जब मैं भी छोटा था
तो या और 8-10 साल पहले भी चले जाएं तो किसी के घर में विटामिन डी नाम की कोई गोली नहीं मिलती थी, आज सबके घरों में। तो धूप में घूमना बंद हो गया, लोग घूमते नहीं है। नहीं डॉक्टर ने बताया अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, खतरनाक होती है। वही आरओ वाला जो कॉन्सेप्ट है सर, उस पर नहीं जाते कुछ और। आरओ का पता है ना सभी को, रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ इनिशियली सिर्फ और सिर्फ समंदर के पानी को पीने लायक बनाने के लिए यूज करा जाता था, और यहाँ गाजियाबाद में इतना बेहतरीन पानी है, आरओ की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती आरओ लगवा रखा है सबके घरों में। आदमी बीमार पड़ेगा डॉक्टर के पास जाएगा। खैर चलिए, ये है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा चल रही है आजकल प्रॉब्लम। ज़माना बदल गया, ज़माना ऐसे बदल गया कि अगर आपसे कोई मिलता है ना और वो ये कहते हैं कि बस मैंने परमात्मा से बस एक ही चीज़ सीखी है, सच्चाई और ईमानदारी, तो वहीं आपके माथे पर ना क्वेश्चन मार्क बन जाता है, वहीं ये खतरनाक है, ये गलत बोल रहा है, झूठा है ऐसा कि नहीं? अगर नहीं है तो धीरे धीरे समय के साथ में आपको समझ में आएगा कि भाई दुनिया इससे बोल रहा है कि ये नहीं, ठीक है? तो ये थोड़ा सा चल रहा है। जो कोई ये कहता है कि नहीं ये चीज़ नहीं है, तो हर इंसान अब क्रॉस चेक करने लगा है। अब हर इंसान क्रॉस चेक करने लगा है कि भाई ये चल क्या रहा है, ये कोई भी अगर कोई नहीं करता, कोई क्रॉस चेक नहीं करता। समझदार तो करते हैं, हाँ। समझदार करते हैं। ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि ऐसा अच्छा हाँ ठीक है, क्रॉस चेक करना चाहिए। और जो नहीं करता वो आज नहीं करेगा तो कुछ साल बाद करेगा। व्हाट्सएप पे आया तो कुछ फॉरवर्ड कर देते हैं। व्हाट्सएप की तो बात ही मत करो, व्हाट्सएप पर आए हुए को तो ऐसे फॉरवर्ड करते हैं जैसे ब्रह्म वाक्य हो कि बस ये लिख दिया तो बस इससे ज़्यादा सत्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसके लिए एक नया शब्द बना हुआ है आजकल, स्टडीड फ्रॉम हाँ, ग्रेजुएटेड फ्रॉम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। हाँ, ये भी चल रहा है आजकल। एक कोई पता नहीं बेचारा कौन विनोद कुमार है, उस विनोद कुमार के दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं, ठीक है? उसका नंबर भी लिखा हुआ है और वो कम से कम 8-10 साल से वो फॉरवर्ड हो रहा है। भाई जिस किसी भाई को भी इसका पता चले, इसके डॉक्यूमेंट्स इस तक पहुंचा दें, किसी की ज़िंदगी बच सकती है। एक वो किडनी का आता है, वो भी फर्जी मैसेज न जाने कब से, हो सकता है किसी का सच भी हुआ हो, ठीक है? अब आजकल सच भी कोई मैसेज आ जाएगा तो उसको भी लोग यूँ कहते हैं कुछ नहीं, तो ऐसे ही ये मीडिया है। हाँ, मीडिया है वाली स्टोरी, मीडिया वाली स्टोरी आप लोगों ने भी पढ़ी है? कमाल है, इसी से पता चलता है कि एजुकेशन में रिफॉर्म की ज़रूरत है। जो चीज़ मैंने अपने बचपन में पढ़ी है आप भी वही चीज़ पढ़ रहे हैं। देखते हैं अगले साल क्या होता है, अगला साल क्या इसी साल क्या होता है। इस साल आना है ना, नया एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाएगी इस बार। सर वापस हम गए टर्म एंड टू, मतलब ये पता नहीं, कहा नहीं जा सकता, तो जब होगा तभी पता चलेगा। चेंज के नाम पे सर ऐसे कर दिया कि पीसीएम वाले छात्र बाकी सब्जेक्ट के वो ले सकते हैं, 5th सब्जेक्ट। मतलब बहुत सारी चीज़ें होनी है और मतलब सिलेबस भी चेंज होना है और मतलब बहुत बड़ा ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट ही होना चाहिए। सर अच्छी बात है, बुरी बात अच्छी है, अच्छी है। अरे आज तक बच्चा ये पूछता रहा है भाई लॉग का यूज़ क्या है, लॉग का यूज़ तो बता दो या फिर हटा दो इसको सिलेबस में से, क्यों डाल रखा है इसको? लॉग 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 क्या है भाई, है ना? हम भी बस ये बताकर छोड़ देते हैं कि भाई मुश्किल कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए लॉगरिथम का इजाद करा गया था इसको, है ना? बता तो दे भाई मुश्किल कैलकुलेशन थी कौन सी वो। तो इस हिसाब से मेरे को आईसीएसई बोर्ड फिर भी ठीक लगता है, कम से कम लॉगरिथमिक टेबल तो होती है ना? तो छोड़ दो, इसमें तो बहुत खून पकता है मेरा फालतू की। एक आपको पता नहीं है 4 साल पहले, हाँ 4 साल पहले 2020 में एक सब्जेक्ट लॉन्च हुआ था, अप्लाइड मैथमेटिक्स। खून के आंसू रुला दिए उस सब्जेक्ट ने मेरे को। क्यों? आर डी शर्मा से पढ़ाया और बड़ा बेहतरीन सब्जेक्ट, कॉमर्स वाले बच्चों को वही वाला मैथ्स पढ़ना चाहिए। अप्लाइड मैथ्स आ गया सब्जेक्ट, मैं भी बड़ा हूँ तो मैंने कहा ये तो सबसे पहले मैं ही पढ़ाऊँगा यहाँ पर। कोई नहीं पढ़ा रहा था यहाँ पूरे राजनगर एक्सटेंशन में आसपास, कोई अप्लाइड मैथ्स का टीचर नहीं। मैंने कहा मैं पढ़ाऊँगा, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने अभी आर डी शर्मा बड़ी फेमस बुक है, आर डी शर्मा से पढ़ा देते हैं। 3 बच्चे आए मेरे पास पढ़ने, पढ़ाता रहा रात में 10-10 साढ़े 10 बजे तक पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं, पढ़ाया। एक के 65 नंबर आए 100 में से,
एक के बेचारे के पता नहीं 40 या 45 नंबर आ गए, एक के पता नहीं कैसे 90 आ गए थे, पता नहीं कैसे आ गए। हमने पढ़ा है आर डी शर्मा में से, और एक नई बुक आई थी कोई ML अग्रवाल, जिसका दूर दूर तक किसी ने नाम नहीं सुना, उसमें से पेपर बन कर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर मैंने कहा आप ML में से पढ़ाऊंगा, ML में से पढ़ा दिया, उस साल RD में से आ गया पेपर, तब भी ऐसे 60-65 रह गए, 3 बच्चे थे, तब भी 3 या 4 बच्चे थे, दिमाग खराब कर दिया मेरा। और प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है, सब्जेक्ट लॉन्च कर दिया भाई साहब, NCERT की बुक नहीं आई अभी तक, 4 साल हो गए बुक नहीं आई NCERT की, पढ़ाए तो पढ़ाए कहाँ से भाई, रेफरेंस लेने के लिए एक बुक तो चाहिए, टेक्स्ट बुक। 3 तो एजुकेशन मिनिस्टर बदल गए 4 साल। मैथमेटिक्स 6 सब्जेक्ट है। नहीं मतलब मेन सब्जेक्ट है भाई, अप्लाइड मैथमेटिक्स कॉमर्स वाले बच्चे ले सकते हैं, ये वो बच्चे ले सकते हैं जैसे आपने 10th में वो लिया होगा ना, स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स, 2 तरीके के मैथ्स थे, आपने स्टैंडर्ड चूज करा होगा, तभी तो साइंस लिए बैठे हो। ठीक है, तो इस वजह से जो बच्चे स्टैंडर्ड ना लेकर बेसिक मैथ्स लेते हैं, उनको अगर 11th-12th में मैथ्स लेना हो तो वो फिर अप्लाइड मैथ्स ले सकते हैं। ये उसमें लॉग वॉग सब कुछ है, बहुत ज़बरदस्त उसका सिलेबस कंटेंट है, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे चलते हैं। लेनार्ड ऑब्जर्व दैट, तो ये था इनका, ये थी जिंक प्लेट। जिंक प्लेट, अब यहाँ पर अल्ट्रावायलेट लाइट आई तो ऐसे आ रही है, कैसे भी टेढ़ी मेढ़ी, अल्ट्रावायलेट UV लाइट। फोटो इलेक्ट्रॉन्स, लाइट की वजह से, यानी कि फोटो की वजह से, फोटो का मतलब लाइट होता है, फोटो का मतलब वो नहीं होता, तो खींच मेरी फोटो। ठीक है, तो फोटो की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं। ठीक है, और ये जो है ना, यहाँ पर ये जो डिवाइस बना रखी है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या कर रहा है अभी, इलेक्ट्रोस्कोप यहाँ पर लगा दिया देखने के लिए, देखो ये निकल रहे इलेक्ट्रॉन्स, निकले, हम इलेक्ट्रोस्कोप से देख रहे हैं। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स देखने के लिए, तो इनका एक्सपेरिमेंट कुछ ज़्यादा बढ़िया था। उसने साथ साथ ये भी बता दिया कि भाई अगर इनिशियली नेगेटिवली चार्ज है तो न्यूट्रल हो जाएगी, अगर इनिशियली पॉजिटिवली चार्ज है तो और ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, न्यूट्रल है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ये 3 चीज़ें बताई। लेनार्ड ऑब्जर्व दैट when ultraviolet radiations are allowed to fall on the emitter plate of an evacuated glass tube enclosing 2 electrodes, cathode and anode। ठीक है, तो लेनार्ड वाला जो था उसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो बिल्कुल वैसा है जैसे मैंने इससे पहले वाले में बनाया था, हर्ट्ज वाले में बनाया था, कि अगर किसी को एक इवैक्यूएटेड चैम्बर में, जो कि हमने क्वार्ट्ज का बनाया था, उसके अंदर अगर कैथोड पर लाइट स्ट्राइक कराई जाए, करंट फ्लोज इन द सर्किट। तो ठीक है, सबने अपने अपने नाम कर लिया कुछ ना कुछ। ठीक है, बात एक ही है भाई, जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कुछ ना कुछ करंट भी फ्लो करेगा। तो ये लेनार्ड ने कहा कि हाँ ये मैं बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट भी फ्लो कर रहा है, तो ये उसने बता दिया। As soon as UV radiations are stopped, the current also stops। ये भी उसी ने बताया, UV radiations को हमने लाइट को भेजना बंद करा तो भी बंद हो गया। These observations again indicate that UV radiations incident on the emitter plate C eject out some negatively charged particles from it। ठीक है, कहाँ यूज होता है ये कॉन्सेप्ट, आजकल देख रहे होंगे जगह जगह, सोलर सेल। ठीक है ना, तो सोलर सेल, सोलर पैनल, उसमें यही कंसेप्ट यूज होता है। लाइट है तो बैटरी चार्ज हो रही है, लाइट नहीं है तो बैटरी चार्ज नहीं है। जादू भी तो लाइट से, हाँ देखिए ना, धूप कोई नहीं है, देखिए ना, अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए तो, हाँ सर अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए तो फिर खत्म, खेल खत्म। फिर अगर कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज हुआ तो उसके भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब तो ये है कि उसके अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब सबसे ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज। हाँ नेगेटिवली चार्ज है तो उसमें से निकलते रहेंगे इलेक्ट्रॉन, निकलते रहेंगे, मतलब वो पॉजिटिव ना जिंक उसने ले लिया था। जिंक एक्चुअली मेटल है ना, तो मेटल के नाम पर जिंक ले लिया, कॉपर ले लो, आयरन ले लो भाई, बस ये है कि भाई मेटल ही ले लो, क्योंकि मेटल में ऑलरेडी 1, 2 या 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं हर एटम में, उसके हर एटम इसमें। ठीक है, अच्छा जी, दीज पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड बाय द कलेक्टर प्लेट ए। कलेक्टर प्लेट ए यानी कि उसको हमने क्या बोल दिया, एनोड बोल दिया, एनोड कलेक्टर प्लेट बोल दिया उसको।
कलेक्टर इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ बुला लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। सेटिंग अप अ करंट थ्रू द इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, सेटिंग अप अ करंट थ्रू अ इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, तो इसने ग्लास ट्यूब ले ली थी, उसने क्वार्ट्ज की ट्यूब ली थी हर्ट्ज में। आगे चलते हैं। हॉलवॉच एंड लेनार्ड ऑल्सो ऑब्जर्व दैट व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट वाज less than a certain minimum value called the threshold frequency, no photoelectrons were emitted at all। तो उसने ये भी ऑब्जर्व करा था कि भाई अल्ट्रावायलेट लाइट है, तो अल्ट्रावायलेट लाइट की कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, वो पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी है उसी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमिट होंगे। अगर उस फ्रीक्वेंसी से कम हम फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। तो वो जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिससे कम फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट एमिट कराई गई, इलेक्ट्रॉन्स ने एमिट होना बंद कर दिया, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को, वो जो बॉर्डर वाली फ्रीक्वेंसी, उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा जी। तो ये देख लीजिए एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ये आपका इसका डायग्राम दे रखा है कि जो लेनार्ड ने ऑब्जर्व करा था, तो लेनार्ड ने इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर बनाया, जो उसने क्वार्ट्ज का बनाया था, इसने ग्लास का बनाया था। तो आप ये देख लीजिए, हम पेज नंबर 3 पर है, पेज नंबर 3 पर है। ये शायद उतना अच्छे से पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, जब कल स्कैन करके भेजूंगा ना तो वो ज़्यादा क्लियर होगा। आप जैसे वो देखेंगे ना, ये इसकी जो चैप्टर वाइज है फिजिक्स की, तो उसमें आप देखेंगे कि इसमें 6 नंबर वाले क्वेश्चन मतलब हैं ही नहीं, या 1 या 2 हैं बस। ठीक है, वो भी आए होंगे तो 10-15 साल पहले आए होंगे। तो इन्होंने क्या करा कि क्वार्ट्ज का भी इस्तेमाल करा और ग्लास का भी इस्तेमाल करा। क्वार्ट्ज की सिर्फ विंडो बना दी, करंट जो है वो बहुत कम वैल्यू का एमिट होता है, जो प्रोड्यूस होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो माइक्रो एम्पियर की रेंज का हमने यहाँ पर एक एमीटर लगा दिया, ये देखने के लिए कि करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अच्छा। और वोल्टेज मेजर करने के लिए यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया V। सर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रैवल करते हैं सरफेस, और करंट नहीं, हाँ, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रैवल करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स खुद ही नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। इस नेटवर्क को बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क। पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क। अब जरा देखिएगा कि ये जो बैटरी लगा रखी है ना हमने, 1, 2, 3 या हो सकता है 10 सेल्स हो, 50 सेल्स हो, कितनी भी हो, तो ये जो हमने बैटरी लगा रखी है, इस बैटरी का काम क्या है? इस बैटरी का काम ये है कि कैथोड को कैथोड बनाए रखना और एनोड को एनोड बनाए रखना। ठीक है, ये इस बैटरी का ये काम है। तो अब आप ये देखिएगा
कि जैसे यहाँ से, अच्छा ये जो है ये पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब ये है कि ये पोटेंशियल को बराबर बराबर डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसको पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क बोला है कि यहाँ से तो ये जाएगा एनोड तक और यहाँ से ये जाएगा कैथोड तक, ठीक। तो वो जो तुम्हारा सवाल था पता नहीं किसका था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए तो फिर क्या होगा, कॉस्टा ने पूछा था शायद, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स खत्म नहीं होने पाएंगे, खत्म क्यों नहीं होने पाएंगे, क्योंकि हमने बाहर से एक बैटरी उसको प्रोवाइड करा रखी है। अच्छा, अब यहाँ से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है, ये क्वार्ट्ज की विंडो है, और इधर से अल्ट्रावायलेट लाइट आ रही है, ये क्वार्ट्ज विंडो है और ये है ग्लास ट्यूब। इवैक्यूएटेड का मतलब क्या है कि जिसके अंदर हमने वैक्यूम क्रिएट कर रखा है, कोई फालतू की गैस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, तो दिस फिगर शोज द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पेज नंबर 4 पर आइए। अब जो इनके इफेक्ट्स हैं वो इफेक्ट्स देखेंगे 4 तरीके के। पहला इफेक्ट देखेंगे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी कम या ज़्यादा होने से, लाइट अगर ज़्यादा है इंटेंसिटी तो क्या होगा, कम है तो क्या होगा। तो देखिएगा, इफ वी अलाउ रेडिएशंस ऑफ अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी टू फॉल ऑन अ प्लेट P and the accelerating potential difference between the two electrodes is kept fixed. Accelerating potential difference का मतलब क्या है कि दो जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फिक्स रखा जाए, वो फिक्स रखा जाए। वो ये नहीं है कि पोटेंशियल डिफरेंस लगातार बार बार वेरी कर रहा है, वो फिक्स रखा जाए और फ्रीक्वेंसी जो है उसको फिक्स रखा जाए। Then the photoelectric current is found to increase linearly with the intensity of incident radiation। कुल मिलाकर ये कि फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा जाए, जो पोटेंशियल है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल बढ़े ना, पोटेंशियल को फिक्स रखा जाए। पोटेंशियल को फिक्स रखें, फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखें। तो अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, फॉर एग्जांपल किसी दिन धूप कम निकली है और किसी दिन धूप बहुत ज़्यादा निकली है, तो ज़्यादा निकली है तो इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो लाइट की जब इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ये ग्राफ बना रखा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। सेकंड देखिएगा इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, अभी हमने क्या करा था, इसमें पोटेंशियल को फिक्स रखा था। अब सुनिए, इफ वी कीप द इंटेंसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फिक्स्ड, अब जो रेडिएशन है, जो लाइट पड़ रही है उस पर, उसकी इंटेंसिटी को अगर फिक्स रखा जाए, ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी को अगर फिक्स रखा जाए एंड इंक्रीज द पॉजिटिव पोटेंशियल कॉल्ड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव वाले के पोटेंशियल को बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक, तो हम उसके पोटेंशियल को बढ़ाते चले गए, तब क्या होगा, it is found that the photoelectric current increases with the increase in accelerating potential till a stage is reached when the photoelectric current becomes maximum and does not increase further with the increase in the accelerating potential. This maximum value of photoelectric current is called saturation current. तो हमने पहले वाले में क्या करा था, पोटेंशियल को फिक्स रखा था, ठीक है, और क्या करा था, हमने फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा था। तो हमने देखा कि अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाता जा रहा हूँ तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता चला जाएगा। लीनियरली का मतलब क्या है, जितनी लाइट बढ़ाएंगे उतना फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। अब दूसरे में हम क्या कर रहे हैं कि हम रेडिएशन जो है, इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी को फिक्स रख रहे हैं और हम फ्रीक्वेंसी को फिक्स रख रहे हैं और पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं। पोटेंशियल को एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, हम उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और उसको ये बोला जा रहा है कि एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को ये बोला जाता है कि पोटेंशियल जो पॉजिटिव वाले से कनेक्टेड है। एक्चुअल में ये शायद पहले भी कभी मैंने आपको बताया होगा कि जैसे इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल और इसको नेगेटिव टर्मिनल बोल देते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर वोल्टेज नेगेटिव है और इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर वोल्टेज पॉजिटिव है। वोल्टेज जो है वो एक जैसी ही है दोनों जगह, बस यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। तो जहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होता है उसको हम पॉजिटिव बोल देते हैं, जहाँ पर वोल्टेज कम होता है उसको हम नेगेटिव बोल देते हैं। तो हमें इसको बढ़ाना है, हम इसको बढ़ाते जाएंगे, इस पर अगर हम वोल्टेज पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो ऑब्वियसली कोई बैटरी जो चीज़ डिलीवर करती है वो करती है पोटेंशियल डिफरेंस डिलीवर, जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं। तो हम पोटेंशियल अगर इस पर बढ़ाते जाएंगे तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप बढ़ता चला जाएगा। नेगेटिव पर नहीं बढ़ाना, पॉजिटिव वाले पर बढ़ाना है। पॉजिटिव वाले पर वोल्टेज को बढ़ाने को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल।
तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को जब बढ़ाएंगे तो भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और कब तक बढ़ेगा, एक लेवल तक बढ़ेगा, उसके बाद बढ़ना बंद हो जाएगा। उस लेवल पर जो करंट की वैल्यू होगी उसको सैचुरेशन करंट बोलेंगे। इसका भी नेक्स्ट पेज पर देखेंगे तो ग्राफ है, पेज नंबर 5 पर आ जाइए। नाउ इफ वी अप्लाई अ नेगेटिव पोटेंशियल ऑन प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी, ठीक है। अब अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं इस पर प्लेट ए पर, यानी कि पॉजिटिव वाले पर नेगेटिव पोटेंशियल, तो दोबारा समझिए, नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब ये है मैं पोटेंशियल घटा रहा हूँ। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि कोई नेगेटिव वैल्यू का हमने वोल्टेज उसको दे दिया, ठीक है। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि हम उस पर से पोटेंशियल जो है वो कम कर रहे हैं, तो वो एक तरह से एक्सेलरेटिंग था, ये डिसेलरेटिंग, घटा रहे हैं। तो अब अगर हमने घटाना शुरू करा, इट इज सीन दैट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस रैपिडली, बड़ी तेजी से फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी देखा गया कि घटता है एकदम से, until it becomes zero for a certain value of negative potential on plate A। तो एक वैल्यू पर जाकर वो पूरी तरीके से घटकर जीरो हो जाता है। अच्छा, वोल्टेज की जिस वैल्यू पर, जब हम वोल्टेज को घटाते हैं तो वोल्टेज की जिस वैल्यू पर हमारा जो करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, वो जीरो हो जाता है, वोल्टेज की उस वैल्यू को हम V0 बोल देते हैं, या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं उसको, समझ गए। तो दोबारा सुनिएगा कि जब हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाते हैं, यानी कि पोटेंशियल को जब हम बढ़ाते हैं, पॉजिटिव वाले प्लेट की पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखेंगे और इंटेंसिटी को फिक्स रखेंगे, तो क्या होता है कि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, एक वैल्यू पर आकर कांस्टेंट हो जाता है। अब बढ़ाते जाओ, कितनी भी पोटेंशियल बढ़ा दो, अब वो आपका बढ़ेगा नहीं, कांस्टेंट ही रहेगा। वो जो करंट की वैल्यू होती है, उस करंट की वैल्यू को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। अब अगर हम पोटेंशियल को घटाते जा रहे हैं, तो घटाते जब तक हमारा करंट जीरो नहीं हो जाता, तो जिस पॉइंट पर आकर, जिस पोटेंशियल के जिस पॉइंट पर आकर करंट जीरो हो जाएगा, उस पोटेंशियल को हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये दो चीज़ें, और यही इसमें ग्राफ में भी समझाया गया है। ग्राफ देखिएगा, तो ये है जी इधर एनोड पोटेंशियल, एनोड यानी कि पॉजिटिव वाली प्लेट का, हमने यहाँ पर करंट ले लिया I1, ये है I2 और ये है I3। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने y एक्सिस पर लिया है करंट, तो जो चीज़ नीचे दिखाई दे रही है ये करंट कम है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया I3, I2, I1। I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। ये तीन अलग अलग करंट्स हो गए। अच्छा, जहाँ पर आकर जैसे हमने इसको घटाना शुरू करा, तो ये कहते हैं कि ये रैपिडली डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, ये जो वैल्यू है करंट की, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख रहे हैं कि करंट जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख रहे हैं कि करंट जो है वो बड़ा रैपिडली गिर रहा है, और जैसे ही जिस पॉइंट पर वो जीरो हो रहा है, उसको V0 बोलते हैं, जो हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये जो है जब करंट कांस्टेंट हो गया तो ये कहलाता है आपका सैचुरेशन करंट। ठीक है जी, चलिए जी इतना करिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपकी कल ही है, ठीक है, कल शाम को अपना आना है। और जिन बच्चों को मैं अभी 1 या 2 क्लास बची हुई हैं, मैं कैपेसिटेंस वाले न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, पोटेंशियल में कंप्लीट करा चुका हूँ, लास्ट ईयर वाले ही न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। और जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं अटेंड, मैं वीडियोस भेजूँगा, ठीक है। तो अभी पिछले 1-2 क्लासेस की मैं भेज नहीं पाया हूँ, तो मैं एक साथ आज भेज दूँगा, आज या फिर कल सुबह तक भेज दूँगा, ठीक है।
और भी भाई किसी को डाउट्स वाउट्स हो तो भेज देना, जैसे तुमने भेज रखे हैं तो मैं बीच में 1-2 दिन में तुम्हें बुलाकर ना करवा दूँगा सारे डाउट्स।